हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पोइटिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि एरिस्टोटल के द्वारा रिटन है। इस वीडियो को हम वेरी इजी वे से आपको समझा देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी लेकिन आपको समझा कर ही छोड़ेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद आपको सारा कुछ समझने में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको समझ में आता रहेगा। वो क्या है कि इस पूरी थ्योरी में क्या है, एक प्लेटो फिलोसोफर हैं। उन्होंने अपनी बुक द रिपब्लिक में इमिटेशन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि जो पोइट्स हैं और जो उनकी कविताएं हैं वो एक इमिटेशन है। इमिटेशन क्या होता है? नकल करना, किसी चीज़ की जैसी है वो वैसी ही नकल करना। वो कहते हैं कि पोइट नकल करते हैं और कुछ भी नहीं करते, उन्हें समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। ये सब कुछ वो पोइट के बारे में कहते हैं और उनकी कविताओं के बारे में कहते हैं। वे कहते हैं कि पोइट किसी भी काम में नहीं आते। इसी को देखते हुए जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने अपनी बुक द पोइटिक्स में इसका इमिटेशन का सिद्धांत दिया और बताया कि इमिटेशन ठीक है, नकल करना ठीक है, लेकिन हम इमिटेशन के द्वारा ही सीखते हैं। छोटा बच्चा पैदा होता है वो ही इमिटेशन के द्वारा ही सीखकर बड़ा होता है। हर जगह इमिटेशन होती है। ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। एरिस्टोटल इज ए स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। जो एरिस्टोटल हैं वो प्लेटो के स्टूडेंट हैं। प्लेटो राइट्स ए बुक द रिपब्लिक। प्लेटो ने बुक लिखी द रिपब्लिक। इन दिस बुक ही सेज दैट पोइट ओनली इमिटेट्स। आ गया ना वर्ड इमिटेट्स, क्या मतलब होता है? नकल करना। इस बुक में वो कहते हैं कि पोइट सिर्फ नकल करते हैं, कुछ भी नहीं करते। प्लेटो बिलीव्ड दैट पोइट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द सोसाइटी। उन्हें समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। वो इस अपनी पुस्तक में लिखते हैं। दे कीप राइटिंग इन इमेजिनेशन एंड हैव नथिंग टू डू विद रियलिटी। वे इमेजिनेशन में लिखते रहते हैं और उनका रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। ही बिलीव्ड दैट आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। उन्हें विश्वास है, वे मानते हैं कि जो आर्ट है वो ट्वाइस रिमूव्ड है, रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर है। इट इज़ ए शैडो ऑफ शैडो, कॉपी ऑफ कॉपी। यह परछाई की भी परछाई है और कॉपी है कॉपी की। ही सेज दैट पोइट्री इज मदर ऑफ लाइज। वह कहते हैं कि जो पोइट्री है वो सब झूठों की माँ है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ए कारपेंटर मेड ए चेयर फ्रॉम हिज आइडिया। एक कारपेंटर एक चेयर बनाता है अपने आइडिया से, ठीक है। उसने सोचा कि एक चेयर बनाऊं, ठीक है, तो वो उसका आइडिया है। फिर उसने जो चेयर बना दी वो उसके उस आइडिया की कॉपी है। दिस चेयर इज द कॉपी ऑफ हिज आइडिया। एंड देन ए पेंटर कॉपी हिज चेयर एंड मेक ए पेंटिंग। और फिर एक पेंटर आया, उसने उस कुर्सी को देखा, उसने उसकी पेंटिंग बना दी, ठीक है। तो फिर ये जो पेंटर है वो कॉपी करता है उस चेयर की और पेंटिंग बना देता है। इस प्रकार सब कुछ कॉपी कॉपी होता है, इमिटेशन होता है। ये हमने एग्जाम्पल भी लिया है। कारपेंटर ने बनाई चेयर अपने आइडिया से जो कि उसकी आइडिया की कॉपी थी, और उस पेंटर ने उस चेयर को देखा और उसने पेंटिंग बना दी, उसने उस चेयर की कॉपी की। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपको समझाने के लिए। गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट किया, ब्रह्मांड को बनाया। उसने सोचा कि ब्रह्मांड को बनाऊंगा, उसने थिंकिंग की, ठीक है। जब उसने वास्तविक ब्रह्मांड बनाया तो वो उसके उस आइडिया की कॉपी हुई, ठीक है। और फिर जब लोग उसे देखकर उसकी कॉपी करते हैं तो वो तीसरी कॉपी हो जाती है। इस प्रकार कॉपी से कॉपी, कॉपी से कॉपी चलती रहती है। यही बात हमें जो प्लेटो है वो कहते हैं कि जो पोइट्री है वो एक इमेजिनेशन है, इमिटेशन है। इमेजिनेशन या इमिटेशन आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर आगे इमिटेशन आए
या फिर इमेजिनेशन आए, आप इसे एक ही समझना, कंफ्यूज मत होना। इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस एरिस्टोटल रोट हिज बुक द पोइटिक्स। इसी से प्रभावित होकर एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोइटिक्स को लिखा। ही गिव्स हिज थ्योरी ऑफ इमिटेशन। वे अपनी इमिटेशन की थ्योरी को देते हैं इन दिस बुक, इस बुक में। एरिस्टोटल इज नॉट एग्री विद प्लेटोज थ्योरी ऑफ इमिटेशंस। जो एरिस्टोटल हैं वो प्लेटो की जो थ्योरी है इमिटेशन की, उससे सहमत नहीं होते। ही सेज दैट इमेजिनेशन इज नॉट बैड फॉर आवर सोसाइटी। वह कहते हैं कि इमेजिनेशन हमारी सोसाइटी के लिए बुरी नहीं है। इट इज़ गुड फॉर अस। यह हमारे लिए अच्छी है। मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ, इमेजिनेशन का हो या इमिटेशन का हो, एक ही बात है। इट इज़ नॉट अबाउट वॉट वॉज और वॉट इज वट वॉट आउट टू वी लर्न ओनली थ्रू इमेजिनेशन। हम इमेजिनेशन से ही सीखते हैं। इमेजिनेशन सेपरेट्स अस फ्रॉम एनिमल्स। और इमेजिनेशन ही हमें जानवरों से अलग बनाती है। इन हिज बुक द पोइटिक्स एरिस्टोटल मेनली डिफाइंस ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड एपिक। अपनी बुक पोइटिक्स में एरिस्टोटल ट्रेजेडी, कॉमेडी और एपिक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। ही सेज दैट पोइट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। वह कहते हैं कि जो पोइट्री है वो आर्ट है, एक कला है। इमिटेशन की नकल करने की एक कला है पोइट्री। ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ नॉवेल्स एंड कॉमेडी इज द इमिटेशन ऑफ मीन्स। जो ट्रेजेडी है वो नॉवल लोगों की इमिटेशन करती है। जो ऊंचे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, उन पर ट्रेजेडी होती है। एंड कॉमेडी इज द इमिटेशन ऑफ मीन्स। और जो कॉमेडी है वो जो नीचे लोग हैं उनके ऊपर जो कॉमेडी है वो लिखी जाती है, बनाई जाती है। इन पोइटिक्स देर आर मेनली फोकसेज ऑन डिफरेंस बिटवीन ट्रेजेडी एंड एपिक पोइम। जो पोइटिक्स है उसमें मुख्य तौर पर ट्रेजेडी और एपिक पोइम है, उसके डिफरेंस को हमें बताया गया है। ट्रेजेडी और एपिक पोइम के डिफरेंस को। देयर इज ए टाइम लिमिट इन ट्रेजेडी बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड, बट एपिक पोइट्री हैज नो टाइम लिमिट बिकॉज इट इज डिस्क्राइब्ड। जो ट्रेजेडी है उसमें टाइम लिमिट होता है, एक समय सीमा पर वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसे स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। बट एपिक पोइट्री हैज़ नो टाइम लिमिट। लेकिन एपिक पोइट्री की कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती क्योंकि इसे डिस्क्राइब किया जाता है। ट्रेजेडी हैज़ नो सिंगल मीटर, बट एपिक पोइट्री हैज़ सिंगल टाइप ऑफ मीटर। ट्रेजेडी में कोई भी सिंगल मीटर नहीं होता, बट एपिक पोइट्री में सिंगल टाइप ऑफ मीटर होता है। सॉन्ग एंड स्पेक्टेकल आर यूज्ड इन ट्रेजेडी। जो सॉन्ग है और जो स्पेक्टेकल है, स्पेक्टेकल होता है सजावट करना, सॉन्ग आप जानते ही हो, उनका उपयोग किया जाता है ट्रेजेडी में, बट नॉट यूज्ड इन एपिक पोइट्री। लेकिन एपिक पोइट्री में नहीं किया जाता। ये हम डिफरेंस कर रहे हैं एपिक पोइट्री और ट्रेजेडी में। ट्रेजेडी रिटन इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीटर, बट एपिक पोइट्री इज रिटन इन हेक्सामीटर। जो ट्रेजेडी है वो मीटर के वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म, कोई भी फॉर्म में लिखी जा सकती है, लेकिन एपिक पोइट्री है वो सिर्फ हेक्सामीटर में ही लिखी जाती है। इन ट्रेजेडी द एक्शन इज शोन इन ड्रामेटिक फॉर्म, वेयर एज इन एपिक पोइट्री द वर्ड्स आर नरेटेड। जो ट्रेजेडी है उसमें जो क्रियाएं हैं उनको ड्रामेटिक तरह से दिखाया जाता है, और वहीं दूसरी ओर जो एपिक पोइट्री है उसमें जो वर्ड्स हैं उनको नरेट किया जाता है। एरिस्टोटल सेज दैट ट्रेजेडी इज सुपीरियर देन एपिक पोइट्री। एरिस्टोटल ट्रेजेडी को सुपीरियर बताते हैं एपिक पोइट्री से। पोइटिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो पोइटिक्स है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 पार्ट्स में। ये जो एरिस्टोटल ने अपनी बुक द रिपब्लिक लिखी थी उसमें हमें बताया है कि पोइटिक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। वो है मिमेसिस, डिफरेंट जॉनर्स
और थर्ड है कैथारसिस। मिमेसिस हमने पढ़ ही लिया है, क्या होता है मिमेसिस, जो हमने ये ऊपर ये इतना पढ़ा है, ये जो वाला पार्ट है ये मिमेसिस का ही पार्ट है। हम दोबारा से पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए। इन मिमेसिस एरिस्टोटल डिफाइंस पोइट्री। मिमेसिस में एरिस्टोटल पोइट्री को डिफाइन करते हैं। इन हिज बुक द रिपब्लिक प्लेटो अटैक ऑन पोइट्री। अपनी बुक रिपब्लिक में प्लेटो पोइट्री पर अटैक करते हैं। ही सेज दैट पोइट्स ओनली डूइंग इमेजिनेशन। वह कहता है कि पोइट्स है वो सिर्फ इमेजिनेशन ही करते रहते हैं। दे हैव नथिंग टू डू विद रियलिटी। उनका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं होता। दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द सोसाइटी। इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस एरिस्टोटल सेज इन हिज बुक द पोइटिक्स इमेजिनेशन इज नॉट वेड फॉर अवर सोसाइटी। इससे प्रभावित होकर एरिस्टोटल ने कहा कि इमेजिनेशन है वो वेड नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए। ये बात एरिस्टोटल ने अपनी बुक द पोइटिक्स में कही। इट इज़ गुड फॉर अस। यह हमारे लिए अच्छी है। इमेजिनेशन हमारे लिए अच्छी है। इमेजिनेशन कहो या फिर आप इमिटेशन कहो। थ्रो द इमेजिनेशन या फिर थ्रो द इमिटेशन वी कैन सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। ये यहाँ पर सोल्व लिखा गया है, ई से पहले आप वी लगा देना, सोल्व हो जाएगा। थ्रो द इमेजिनेशन वी कैन सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। इमेजिनेशन के द्वारा हम जो हमारी सोसाइटी है उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई प्रदूषण हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, आपको पता है अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ पराली जो है उसको जलाई जाती है, उससे एयर प्रदूषण होता है। अब हम उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले कुछ सोचेंगे, कल्पना करेंगे, फिर ही उसका जो है सॉल्यूशन है वो निकलेगा। इसी प्रकार इमेजिनेशन से जो समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ता। यही एरिस्टोटल हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ गुड फॉर अस। थ्रू द इमेजिनेशन वी कैन सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। इट इज़ नॉट अबाउट वॉट वॉज और वॉट इज वॉट आउट टू वी कैन लर्न ओनली थ्रू इमेजिनेशंस। हम इमेजिनेशंस के द्वारा ही सीखते हैं। इमेजिनेशन इज विद इन अस। इमेजिनेशन हमारे अंदर है। इट सेपरेट्स अस फ्रॉम एनिमल्स। यह हमें जानवरों से अलग बनाती है। यह हमारा मिमेसिस का पार्ट था। ये पहले आप एक डायग्राम देख लीजिए। ये जो उसने एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोइटिक्स लिखी थी उसका डायग्राम है। पोइटिक्स में हमें 3 पार्ट्स हैं, मिमेसिस, डिफरेंट जॉनर्स और कैथारसिस। डिफरेंट जॉनर्स में हमारे पास है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी को हम फिर 2 भागों में बांट सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे आते हैं प्लॉट, करैक्टर और थॉट। एक्सटर्नल में हमारे आते हैं डिक्शन, म्यूजिक और स्पेक्टेकल। ये सब ट्रेजेडी के पार्ट हैं। इनको इंटरनल और एक्सटर्नल कर दिया गया है। और जो थर्ड हमारा पोइटिक्स है उसमें कैथारसिस आता है, जिसमें पीटी और फियर होते हैं। ये सब आपको हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ये हमने मिमेसिस वाला पार्ट इसको पढ़ लिया है। आगे भी मिमेसिस का आएगा। इसको डिफरेंट जॉनर्स को एक बार इसको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट जॉनर्स वाला ये जो है वो सेकंड पार्ट है। एक बार फर्स्ट पार्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा इतना तो फर्स्ट पार्ट में हो गया। इट इज़ नॉट अबाउट वट वॉज और वट इज वट वॉट आउट टू वी। आगे है फिर इमिटेशन इज द कॉमन एंड यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल आर्ट्स। ये मिमेसिस और इमिटेशन एक ही है। आपको बार बार कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। इमिटेशन कहो या मिमेसिस कहो, दोनों का मतलब है नकल करना, कॉपी करना। इमिटेशन इज द कॉमन एंड यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल आर्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इमिटेशन कॉमन है
और यूनिफाइंग प्रिंसिपल है, एक अलग सिद्धांत है सभी आर्ट्स का। मतलब हर जगह हर चीज़ में इमिटेशन होता है। आप कोई भी चीज़ ले लिए, किसी को भी देख लीजिए, सब में इमिटेशन होता है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे होता है इमिटेशन। वट इमिटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर आर्ट्स इन 3 वेज। और जितने भी आर्ट्स में इमिटेशन होता है एक बार समझ लीजिए। जैसे कि यह है मीडियम ऑफ इमिटेशन। एक पेंटर है, वो किसके द्वारा इमिटेशन करेगा? कलर और फॉर्म के द्वारा नकल करेगा। कोई पेंटिंग बनाएगा रंग से, या फिर कोई आकृति दे दी, या फिर फॉर्म कह दो, आप शेप कह दो, एक ही बात है, उसके द्वारा इमिटेशन करेगा। और जो पोइट है वो किसके द्वारा इमिटेशन करेगा? वो लैंग्वेज के द्वारा इमिटेशन करेगा। कोई म्यूजिशियन है, वो किसके द्वारा इमिटेशन करेगा? वो रिदम और मेलोडी के द्वारा इमिटेशन करेगा। इस प्रकार सभी लोग इमिटेशन करते हैं, सभी आर्टिस्ट इमिटेशन करते हैं। यही बात इसमें कही गई है, इमिटेशन इज द कॉमन एंड यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल आर्ट्स। वट इमिटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर आर्ट्स इन 3 वेज। लेकिन जो इमिटेशन जो करते हैं सभी, वो 3 वेज में विभिन्न है, डिफरेंट है, अलग अलग है। वो कैसे है? मीडियम ऑफ इमिटेशन, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन और मैनर ऑफ इमिटेशन। मीडियम ऑफ इमिटेशन में क्या होता है? वह माध्यम जिसके द्वारा हम इमिटेशन करते हैं, किस चीज़ के द्वारा हम नकल करेंगे, वो हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। फर्स्ट है कलर, फॉर्म, और थर्ड है साउंड। कलर, फॉर्म और साउंड। अब साउंड में हमारे पास फिर आते हैं लैंग्वेज, रिदम और मेलोडी। कलर और फॉर्म कौन यूज करेगा? किसके लिए इमिटेशन है? ये है एक पेंटिंग बनाने के लिए, एक पेंटर के लिए वो कलर और फॉर्म का यूज करेगा। और साउंड जो है वो कौन करेगा? जिसमें लैंग्वेज, रिदम और मेलोडी आते हैं। लैंग्वेज यूज करेगा पोइट के लिए माध्यम है लैंग्वेज, और एक म्यूजिशियन के लिए माध्यम है रिदम और मेलोडी। और फिर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन का मतलब क्या होता है? किस चीज़ की नकल करेगा? ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन किस चीज़ की नकल करेगा? मीडियम ऑफ इमिटेशन में आ गया, किस माध्यम से नकल करेगा, किस चीज़ की सहायता लेकर नकल करेगा। ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन आ गया, किस चीज़ की नकल करेगा। ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन में जो मैन है, जो उनके एक्शन है, उनकी नकल करेगा। या फिर कोई वस्तु है, उसकी नहीं, उसके जो अंदर वस्तु में जो चीज़ है उसकी नकल करेगा। क्योंकि अगर मैन की नकल कर ली तो वो प्लेटो वाली थ्योरी ही बन जाएगी। क्योंकि वो कहता है कि जो पोइट्री है, जो पोइट है, वो जैसे हैं कोई चीज़ उसी की वैसी ही नकल कर लेते हैं। लेकिन हमने जो एरिस्टोटल है, इसने हमको अलग थ्योरी दी है कि ये मैन की नकल नहीं करेगा। कोई चीज़ वैसी है, जो जैसी है वैसी ही नहीं दिखाएगा, लेकिन जो मैन के अंदर जो एक्शन है, जो भावनाएं हैं, उनकी नकल करेगा। जो मैन है इन एक्शन, जो उनके अंदर की जो क्रियाएं हैं, भावनाएं हैं, उनकी नकल करेगा। और फिर ये किस प्रकार से होंगे? 2 प्रकार से हो सकते हैं, एज बेटर देन दे आर, या फिर एज वर्स देन दे आर। या तो उनको बिल्कुल अच्छा प्रस्तुत कर सकता है पोइट, या फिर उन्हें बिल्कुल जो सामान्य से नीचे के तौर पर व्यक्त कर सकता है। अगर वो बेटर दिखाने की कोशिश करेगा तो वो ट्रेजेडी होगी। अगर वर्स यानी बिल्कुल गंदा दिखाएगा तो वो कॉमेडी के पात्र होंगे, कॉमेडी के करैक्टर होंगे। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन थे अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। किसके अनुसार? एरिस्टोटल के अनुसार। फिर है मैनर ऑफ इमिटेशन, यानी कि ड्रामेटिक, नरेटिव और ए मिक्सचर ऑफ बोथ। ड्रामेटिक, नरेटिव, ए मिक्सचर ऑफ बोथ। यानी कि ड्रामेटिक कौन करेगा यूज? ड्रामेटिक तो होगा ट्रेजेडी में यूज, क्योंकि वो ड्रामा होगा उसमें। और नरेटिव किस में यूज होगा? नरेटिव होगा पोइम में यूज, क्योंकि उसमें वर्णन होगा। और थर्ड हो सकता है ए मिक्सचर ऑफ बोथ, इन दोनों का मिक्सचर। ये टेबल आप कंप्लीट ध्यान से देख लेना। फिर हम इसमें अब आपको क्लियर डेफिनेशन जो रिटन में लिख दिया है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। मीडियम ऑफ इमिटेशन,
अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मीडियम ऑफ इमिटेशन इज दैट मटेरियल फ्रॉम विच आर्टिस्ट इमिटेट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मीडियम ऑफ इमिटेशन वह मटेरियल है जिसके द्वारा आर्टिस्ट नकल करेगा। फॉर ए पेंटर द मीडियम ऑफ इमिटेशन इज कलर एंड फॉर ए पोइट इट इज लैंग्वेज एंड रिदम। एक पेंटर के लिए जो इमिटेशन का मीडियम है वो क्या है? कलर। और फॉर ए पोइट इट इज़ लैंग्वेज, और एक पोइट के लिए जो है वो है लैंग्वेज और रिदम। पोइट के लिए लैंग्वेज और रिदम दोनों ही हो सकते हैं, और ये म्यूजिशियन के लिए भी ही होती है रिदम और मेलोडी। डच पोइट्री इज मोर अकिन टू म्यूजिक। इस प्रकार पोइट्री जो है वो म्यूजिक के समान है। फिर है ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन, यानी कि किस चीज़ की हम नकल करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। प्लेटो इक्वेट्स पोइट्री विद पेंटिंग। जो प्लेटो है वो पोइट्री की समानता पेंटिंग से करता है। वट एरिस्टोटल इक्वेट्स इट विद म्यूजिक। लेकिन जो एरिस्टोटल है वो पोइट्री की समानता म्यूजिक के समान बताता है, क्योंकि जो म्यूजिक है वो लोगों की भावनाओं की नकल करती है, और जो पोइट है वो भी लैंग्वेज के माध्यम से लोगों के अंदर की भावनाओं की नकल करता है। इसलिए जो एरिस्टोटल है उसने म्यूजिक से समानता की है पोइम की, जबकि जो प्लेटो है वो उसकी समानता करता है पेंटिंग से, क्योंकि पेंटर जो होता है वो जस की तस नकल करता है, तो जैसे है पेंटिंग उसको वैसे ही दिखाने का कोशिश करेगा। पोइट्स इमिटेट्स पीपल्स इमोशन नॉट द पीपल। जो पोइट है वो लोगों की भावनाओं की नकल करता है, या ना कि लोगों की जैसा कि वो दिख रहे हैं। पोइट्री इमिटेट्स पीपल एज आइदर हायर देन नॉर्मल और लोअर देन नॉर्मल। यानी कि पोइट्री लोगों की या तो वो जैसे हैं उससे उन्हें ऊंचे तरीके से दिखा सकती है, या फिर जो जैसे हैं उन्हें बिल्कुल नीचा करके दिखा सकती है। द डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेजेडी और कॉमेडी। और जो ये डिफरेंस है वो ट्रेजेडी एंड कॉमेडी का डिफरेंस है। ट्रेजेडी मेक्स पीपल आइडियल एंड कॉमेडी मेक्स पीपल रेडिक्यूलस। जो ट्रेजेडी है वो पीपल को आइडियल बनाती है, और कॉमेडी पीपल को रेडिक्यूलस बनाती है। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन का पार्ट था। थर्ड है मैनर या फिर मोड ऑफ इमिटेशन। देयर आर 3 टाइप्स या फिर मोड्स ऑफ इमिटेशन। द पोइट मे यूज द नरेटिव मेथड। पोइट नरेटिव मेथड का यूज कर सकता है। ही मे यूज द ड्रामेटिक मेथड। वह ड्रामेटिक मेथड का उपयोग कर सकता है। ही मे यूज द मिक्सचर ऑफ द नरेटिव मेथड एंड द ड्रामेटिक मेथड। वह दोनों ही नरेटिव मेथड या ड्रामेटिक मेथड का मिक्सचर उपयोग कर सकता है। ये हमारा मैनर ऑफ इमिटेशन का पार्ट था। ये हमारा इमिटेशन वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया पोइटिक्स का, जो कि मिमेसिस का था या फिर इमिटेशन का था। अब हम सेकंड पार्ट पोइटिक्स का डिफरेंट जॉनर्स के बारे में जानेंगे, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा डिफरेंट जॉनर्स। इमिटेशन वाला हमने मिमेसिस वाला कर ही लिया। डिफरेंट जॉनर्स में क्या है? एरिस्टोटल मेनली फोकसेज ऑन ट्रेजेडी। एरिस्टोटल मेनली फोकस करता है ट्रेजेडी पर। ही डिड नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू कॉमेडी, एपिक एंड सटायर। उसने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कॉमेडी, एपिक और सटायर पर। डैट इज़ वाई सम स्कॉलर्स कंसिडर्ड पोइटिक्स इनकम्प्लीट। जिस वजह से कुछ विद्वान पोइटिक्स को अधूरा मानते हैं, क्योंकि जो
एरिस्टोटल है वो ट्रेजेडी पर ध्यान दे और कॉमेडी एपिक और स्टायर पर ध्यान ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ स्कॉलर्स हैं उन्होंने ट्रेजेडी को इनकम्प्लीट बताया है, सॉरी पोइटिक्स को इनकम्प्लीट बताया है। ट्रेजेडी तो हमारे पास है ही, ये हमने कर लिया। अब हम ट्रेजेडी के जो पार्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये रहा सेकंड पार्ट, डिफरेंट जॉनर्स ऑफ ट्रेजेडी। फर्स्ट पार्ट है प्लॉट का। प्लॉट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन ट्रेजेडी। जो प्लॉट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेजेडी का। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, करेक्टर इज द सेकेंडरी थिंग। एरिस्टोटल के अनुसार जो करेक्टर है वो सेकेंडरी थिंग है। ए प्लॉट मस्ट हैव ए बिगिनिंग, मिडल एंड एन एंड। एक प्लॉट में बिगिनिंग होनी चाहिए, मिडल होनी चाहिए और एंड होना चाहिए। द प्लॉट शुड बी नाइदर टू लॉन्ग नॉर टू शॉर्ट। एक प्लॉट ना ही तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। प्लॉट से यहाँ आप इसका मतलब स्टोरी लगा सकते हैं। अगर कोई स्टोरी है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उसे कौन देखेगा, या बिल्कुल छोटी हो जाएगी तो उसे कौन देखेगा। तो न तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए न ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। उसके बिगिनिंग पार्ट होना चाहिए, मिडल पार्ट होना चाहिए, एंड पार्ट होना चाहिए। और थर्ड क्या है, जो प्लॉट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेजेडी का। अगर प्लॉट सही नहीं हुआ तो बाकी के जो एलिमेंट हैं ट्रेजेडी के वो कोई काम के नहीं रहेंगे जब तक कि कहानी बढ़िया नहीं होगी, व्यवस्थित नहीं होगी। सेकंड पार्ट है हमारा करेक्टर का। द एलिमेंट्स ऑफ करेक्टर इज गुडनेस, अप्रोप्रिएटनेस, कंसिस्टेंसी एंड हीरोइक। जो एलिमेंट्स हैं करेक्टर में वो कौन कौन से होने चाहिए, एक तो गुडनेस होनी चाहिए, अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और हीरोइक वाले एलिमेंट्स होने चाहिए किसी भी करेक्टर में। गुडनेस से इसका मतलब ये है कोई जो मेन करेक्टर है उसमें गुडनेस, अच्छाई के गुण होने चाहिए। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब है अगर कोई किसी की एक्टिंग कर रहा है, कोई अच्छे आदमी की एक्टिंग कर रहा है तो उसे अच्छा लगना चाहिए, उसमें जो अच्छाई वाले गुण हैं वो दिखने चाहिए। अगर कोई बुराई की एक्टिंग कर रहा है, बुरी चीज़ की एक्टिंग कर रहा है तो उसमें वो बुराई वाले गुण दिखने चाहिए। अगर कोई मेल है तो उसमें मेल वाली एक्टिंग होनी चाहिए ना कि फीमेल वाली। अगर कोई फीमेल एक्टिंग कर रही है तो उसमें फीमेल वाले गुण होने चाहिए ना कि मेल वाले। तो ये हमारा एप्रोप्रिएटनेस से तात्पर्य है। और कंसिस्टेंसी का मतलब है अगर कोई कैरेक्टर शुरुआत में अच्छा दिखाया गया है तो उसे एंड तक अच्छा ही दिखाया जाना चाहिए। अगर शुरुआत में अच्छा दिखा दिया तो लास्ट में बुरा दिखा दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एरिस्टोटल कहते हैं अगर ऐसा हो भी जाए, कोई मजबूरी आ भी जाए तो दिखाया जा सकता है, लेकिन फिर उसे हर टाइम बदल बदल कर ही दिखाया जाना चाहिए। तो ये हमारा कंसिस्टेंसी का ये एलिमेंट था। एंड हीरोइक, हीरोइक क्या मतलब है, किसी एक अच्छे आदमी में हीरोइक क्वालिटी के गुण होने चाहिए, उसमें हीरो वाले गुण होने चाहिए किसी एक कैरेक्टर में। एरिस्टोटल यूजेज वर्ड हमर्सिया, इट मीन्स एरर। और एरिस्टोटल ने एक वर्ड यूज़ किया है हमर्सिया का, इसका मतलब है एक एरर। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो शेक्सपियर का प्ले हेमलेट का। उसमें जो हेमलेट कैरेक्टर होता है वो उसके पिता की, जैसे आपको पता है, डेथ हो जाती है अगर आपने प्ले पढ़ रखा है तो वो सोचता रहता है कि मैं अपने चाचा की डेथ का अपने पिताजी की डेथ का बदला अपने चाचा से लूं या ना लूं, उसको अच्छी तरह से कन्फर्म करके ही बदला लूँगा। वो देर लगाता रहता है बदला लेने के लिए। तो इस प्रकार इसमें एरर को दिखाया गया है
हमर्सिया का प्रयोग किया गया है। थर्ड है थॉट। थॉट का मतलब विचार। द इनर क्वेश्चनिंग दैट गोज ऑन इनसाइड द माइंड ऑफ ए कैरेक्टर एंड मेक्स हिम चूज ए सर्टेन पार्ट इज कॉल्ड थॉट। जैसे कि हेमलेट सोचता है कि बदला लूँ या ना लूँ या ना लूँ, फिर आखिर में सोचता है कि उसे अपने पिताजी की डेथ का बदला ले लेना चाहिए। उसके चाचा ने ही उसके पिताजी को मारा है। तो जब वो आइडिया ले लेता है सोच कर, उसे ही थॉट खा गया है। द इनर क्वेश्चनिंग डेट गोज ऑन इनसाइड द माइंड ऑफ ए कैरेक्टर एंड मेक्स हिम चूज ए सर्टेन पाथ इज कॉल्ड थॉट। नेक्स्ट है डिक्शन। डिक्शन का मतलब है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल लैंग्वेज इन पोइट्री शुड बी ए लिटल डिफिकल्ट। एरिस्टोटल के अनुसार जो लैंग्वेज होनी चाहिए पोइट्री में वो कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी डिफिकल्ट होनी चाहिए। इट शुड सर्टेन फिगर ऑफ स्पीच, इसमें फिगर ऑफ स्पीच होने चाहिए ताकि पढ़ने वाले को अच्छा लगे, उसे मजा आए। वट सिंपल लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन प्रोज, लेकिन जो प्रोज है गद्य है उसमें सिंपल लैंग्वेज उपयोग होनी चाहिए। डिक्शन का मतलब है लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। थर्ड है म्यूजिक, ई वाला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट हमारा म्यूजिक। दिस इज द म्यूजिकल एलिमेंट ऑफ द कोरस। कोरस क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ सिंगर को हम कोरस कहते हैं। एरिस्टोटल बिलीव्स दैट द कोरस शुड बी फुली इंटीग्रेटेड इनटू द प्ले लाइक एन एक्टर। वो कहता है कि जैसा कि एक एक्टर का प्ले में रोल होता है, उसी प्रकार कोरस को भी फुली इंटीग्रेटेड होना चाहिए प्ले में। और जो सिक्स्थ पार्ट है हमारा जी वाला, वो है स्पेक्टेकल। लेकिन स्पेक्टेकल का मतलब होता है सजावट, मतलब कि जो स्टेज है उसकी सजावट कैसी होनी चाहिए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता ट्रेजेडी में। स्पेक्टेकल इज नॉट मच इम्पोर्टेंस इन ट्रेजेडी। बाकी जो पार्ट्स हैं वो सब मायने रखते हैं, क्योंकि अगर स्पेक्टेकल सजावट की ओर ज़्यादा ध्यान दे दिया तो बाकी के ये जो एलिमेंट हैं ये कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए स्पेक्टेकल सजावट की बजाय इन सभी एलिमेंट्स पर ध्यान ज़्यादा विकसित करना चाहिए किसी भी प्ले राइट को। अब हमारा एक पार्ट और रह गया, लास्ट कौन सा है वो, ये रहा कैथारसिस। कैथारसिस में क्या होता है, जब ऑडियंस कोई प्ले या फिर कोई स्टोरी है उसको प्लॉट को पूरा देख ले तो उसमें कैसी भावना होगी। अगर मान लो उन्हें दुख हुआ तो वो या तो पीटी मतलब होता है दया, किसी के साथ बुरा हुआ तो वो या तो दया करेंगे, भाई इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनमें पीटी की भावना आएगी, दया की भावना आएगी, या फिर उन्हें डर लगेगा कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो कैथारसिस मतलब पीटी या फियर की जो हमारे अंदर भावना आती है उसे ही कैथारसिस कहा गया है। तो ये हमारे कुछ पोइटिक्स थी एरिस्टोटल की, पोइटिक्स बाय एरिस्टोटल। मैंने आपको पूरी इजी लैंग्वेज से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय।